नमस्कार। यह वीडियो मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। कोशिकी अंग के 9वें भाग में हम चर्चा करेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक का इतिहास जो है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद मैथिस लाइडन ने 1838 में ये बताया कि केंद्रक जो है वो कोशिकाओं के निर्माण में कार्य करता है, अर्थात वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होता है उनसे कोशिकाओं का निर्माण संभव नहीं है। तत्पश्चात रोडोल्फ विर्चोव ने एक वाद दिया जिसको इन्होंने ओमनस सेलुला दे ओमिनस कहा। इसके अनुसार कोशिका का निर्माण सदैव कोशिका से ही होता है। तो ये ओमिनस सेलुला दे सेलुलर कहता है कि कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है। उसके बाद ऑस्कर हर्ट्ज ने 1878 में पहली बार शोध करके बताया कि जीव का निर्माण या कोशिका का निर्माण हमेशा केंद्रक युक्त कोशिका से होता है। तो इन्होंने रुडोल्फ विर्चोव के सिद्धांत में थोड़ा और जोड़ा। इन्होंने बताया केवल वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक होता है उन्हीं से कोशिका का निर्माण संभव है। तो ये कोशिका का सूक्ष्म इतिहास है जो कि न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में बताता है। अभी केंद्रक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं या इसके बारे में जो विवरण है वो इस प्रकार से है। केंद्रक जिसे हम अंग्रेजी में न्यूक्लियस भी कहते हैं, हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि ये कोशिका के अंदर पाया जाता है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्थात जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में ये पाया जाता है। और ये एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे नाभ की झिल्ली कहते हैं, हम आगे बताएंगे। तो केंद्रक के बारे में, केंद्रक सभी वनस्पति और प्राणियों की कोशिकाओं के भीतर का कक्ष है। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ जिन्हें हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं वो विद्यमान रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए से या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड से बने हुए होते हैं। जब हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक होता है। जैसे कि किसी कंपनी का जो मालिक होता है वो उसका नियंत्रण करता है, ठीक इसी प्रकार कोशिका का सारा नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका के समस्त कार्यों का ये संचालन केंद्र होता है। यहां से सूचनाएं जाती हैं और उन सूचनाओं के आधार पर फिर कोशिका या कोशिका के दूसरे अंतःकोशिकीय अंग कार्य करते हैं। और एक कोशिका में सामान्यतः एक ही नाभिक या फिर एक ही केंद्रक पाया जाता है, पर बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें हम बहुकेंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं। और इसके भीतर तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम केंद्रक रस कहते हैं। केंद्रक के भीतर एक बहुत ही डेंस टाइप का और सबसे बड़े आकार का पदार्थ या अंग पाया जाता है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें पित्त सूत्र जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं वो भी पाए जाते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने के लिए। तो ये केंद्रक के बारे में है। अब केंद्रक की संरचना ये बहुत ही सामान्य सी संरचना है जिसको हमने ड्रॉ किया है इजीली समझने के लिए। तो केंद्रक
कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिका यहाँ कहीं होगी और उसके भीतर ये केंद्रक है। केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है उसे पहले भी हमने बताया था कि केंद्रकीय झिल्ली या न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जैसा कि कोशिका के अंदर भरा होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम केंद्रकीय द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे ये जो पदार्थ भरा है केंद्रक के अंदर वो केंद्रकीय द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसमें गुणसूत्र या क्रोमेटिन का नेटवर्क पाया जाता है, जिससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। वो एक जाले के रूप में बिखरे रहते हैं पूरे केंद्रक के अंदर, और इनमें केंद्रकीय छिद्र होते हैं जिनका आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। 70 से 80 नैनोमीटर मीटर का ये 10 की घात 9 -9वां हिस्सा, 10⁻⁹ हिस्सा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म आकार के छिद्र होते हैं इसमें। इन छिद्रों की सहायता से कोशिका से साइटोप्लाज्म से या कोशिकीय द्रव्य से केंद्रकीय द्रव्य में कुछ चीजों का आदान प्रदान होता है, या फिर यहाँ से आरएनए बन के बाहर जाता है और कुछ अम्ल वगैरह का आदान प्रदान होता है। तो ये केंद्रीय छिद्र के कार्य हैं। और केंद्रक के अंदर एक बड़ा से आकार का काफी डेंस टाइप वो पाया जाता है संरचना, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका का प्रमुख कार्य है इसके अंदर राइबोसोम का संश्लेषण होता है। राइबोसोम जो हमने पहले बताया था, ये कोशिका में बाहर बिखरे रहते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके हुए होते हैं, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर चिपके हुए होते हैं। तो ये राइबोसोम केंद्रक के अंदर बनते हैं और फिर अंदर से ये बाहर जाते हैं। जो बाहर ये जो केंद्रकीय छिद्र हैं या न्यूक्लियर पोर हैं, इनके द्वारा बाहर विसर्जित होते हैं और साइटोप्लाज्म में जाके फिर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं केंद्र की झिल्ली, जो कि केंद्रक या न्यूक्लियस को संरचना प्रदान करती है और पदार्थों का आदान प्रदान करती है। केंद्र की द्रव जिसमें कि कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो इसके कार्यों में या यहाँ पे न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका में आरएनए या राइबोसोम के सिंथेसिस में या निर्माण में सहायक होते हैं। और गुणसूत्र या क्रोमेटिन जो कि आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों से माता पिता में भेजते हैं, या ये प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। और केंद्र की छिद्र जैसा हमने बताया, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का आदान प्रदान साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच होता है। और केंद्र का जिसका प्रमुख कार्य राइबोसोम का निर्माण करना है। तो ये केंद्र की संरचना है। केंद्रक के कुछ प्रमुख कार्य हमने ऊपर सूक्ष्म रूप से बताए, यहाँ पे विस्तृत रूप से यहाँ पे बताते हैं। केंद्रक ट्रांसक्रिप्शन का केंद्र होता है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन एक क्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से राइबोन्यूक्लिक एसिड का, और राइबोन्यूक्लिक एसिड फिर प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। और राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोसोम का भी निर्माण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन से और राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, यानी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो केंद्रक ट्रांसक्रिप्शन का केंद्र होता है
अर्थात यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, आरएनए का निर्माण होता है। और ये आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, बाद में कभी विस्तृत बताएंगे, mRNA, rRNA और tRNA। तो ये आरएनए का निर्माण होने के बाद ये आरएनए यहां से बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में। ये कोशिका को क्रियाशील बनाए रखता है, क्योंकि ये कोशिका का संचालक केंद्र है। कोशिका विभाजन में सक्रिय कार्य करता है और आनुवंशिक लक्षणों को दूसरी कोशिकाओं में भेजता है। तो इसमें जो डीएनए पाया जाता है उसकी सहायता से आनुवंशिक लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं। इसीलिए माता पिता की संतानें उनके समान लक्षणों वाली ज्यादातर होती हैं। चौथा, ये टूट फूट या म्यूटेशन की मरम्मत करता है। जो टूट फूट होती है या डीएनए में या फिर गुणसूत्रों में जो कमियां आ जाती हैं उनकी ये मरम्मत करता है। डीएनए के रेप्लिकेशन तथा कोशिका विभाजन में कार्य करता है। रेप्लिकेशन एक क्रिया है जिसमें डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो जब एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है तो डीएनए का दुगना मात्रा चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो डीएनए मौजूद होता है उससे उतना ही डीएनए फिर से बनता है। इस क्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डीएनए से डीएनए के निर्माण को रेप्लिकेशन कहते हैं और डीएनए से आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये डीएनए का निर्माण करता है, उससे कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका में समान मात्रा में डीएनए जाता है। तो ये प्रमुख कार्य हैं केंद्रक के। धन्यवाद। अपना वीडियो अगर आप साझा करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इन वीडियोस को आप किसी और भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए। हमारी वेबसाइट को विजिट करिए mergeclassroom.org या फिर आप ईमेल भेजिए। इसका पता है mergeclassroom@gmail.com।